हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है साइमन कमीशन 1927। जो साइमन कमीशन है वो 1927 को आता तो है 8 नवंबर 1927 पर, अपनी जो पूरी रिपोर्ट है तैयार 27 में 1930 तक करता है। अब बात ये है कि हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि भाई ये साइमन कमीशन आया क्यों, क्या उसके प्रोविज़न थे और क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी। तो अब बात करते हैं हम कि जो 1919 का अधिनियम था उसमें जो है ये प्रोविज़न किया गया था कि भारत में संवैधानिक सुधार हेतु हर 10 साल में एक कमीशन की नियुक्ति होगी ही होगी। वही कमीशन जो है बेसिकली साइमन कमीशन थी। अब पॉइंट ये आता है, आप देखो तो हर 10 साल में कहा गया, जहाँ ये अगर 1919 है तो जो नेक्स्ट कमीशन कब आनी चाहिए थी, 1929 है ना, पर ये तो 1927 है, तो ये इतनी जल्दी क्यों आ गई। अब सवाल यही उठता है ना, तो ये 10 वर्ष पूरे क्यों नहीं करी। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो था कि भाई उनका 1929 में ब्रिटेन में भी चुनाव था। अब जब वहाँ चुनाव है तो ऑब्वियसली बात है फोकस वहाँ रहेगा, तो इसीलिए जो है जो कमीशन थी वो पहले नियुक्त कर दी गई थी। अब पॉइंट ये है कि इसमें कौन कौन शामिल था। तो इसमें जो है तकरीबन 7 मेंबर्स जो थे इस कमेटी में शामिल हुए थे, जो सारे के सारे वाइट थे। तो इसी वजह से जो है इसे ऑल वाइट कमीशन बोला गया। अब पॉइंट क्या उठता है कि ये सारे वाइट्स क्यों थे, जबकि ये कमीशन बैठ ही इन बातों पे रही थी कि भारतीय किन बातों को लेके जो 1919 के अधिनियम से असंतुष्ट है। अब उसमें सबसे बड़ी बात तो यही थी ना, हमने पढ़ा था कि एक तो उत्तरदायी शासन को लेके मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था, और दूसरा जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिज़र्व सब्जेक्ट बेसिकली डायरकी थी, उस डायरकी में कमियां थी, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए थे वो कहीं से भी पावरफुल सब्जेक्ट्स नहीं थे। मतलब जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, जैसे पुलिस, रेवेन्यू, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो सारे टॉपिक्स उसमें थे नहीं, और जो थे भी उसमें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें हर छोटी बात को लेके इस्तीफ़ा देना पड़ रहा था। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को लेके जो लोगों के मन में असंतोष था, तो इंडियंस को तो लेना चाहिए था ना, इंडियंस को लेते तभी तो बेहतर तरीके से वो जान पाते। पर अब इंडियंस को लिया क्यों नहीं, तो भाई जो भारतीय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इस समय उन्होंने लिखित प्रस्ताव भेजा था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य ना हो, इसीलिए जो है कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, इनमें से कौन कौन जो है इस कमीशन का मेंबर था, तो जो है सर जॉन साइमन, क्लेमेंट रिचर्ड एंटली जो उनके असिस्टेंट थे, हैरी लेवी लॉसन, सर एडवर्ड जॉर्ज कार्डिगन, वर्नॉन हर्टशॉम, और ये जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स और डोनाल्ड स्टर्लिन पॉल्मर हावर्ड। तो ये जो है कुछ नाम हैं उन 7 मेंबर्स के जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसका भाग थे। तो अब इसमें भी जो है लिबरल पार्टी के, ब्रिटेन की लिबरल पार्टी के एक व्यक्ति थे, जो कौन थे, सर जॉन साइमन, और जो है लेबर पार्टी के 2 व्यक्ति थे, और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के या कंजर्वेटिव पार्टी के जो हैं 4 व्यक्ति थे। और उस समय पे जो थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सत्ता में थी, इसी वजह से भी जो है उन्होंने जो है साइमन कमीशन को जल्दी भेजा। अब बात करते हैं इसी समय पर भारत में जो कांग्रेस थी उनका अधिवेशन कहाँ हुआ। तो उनका अधिवेशन हुआ दिसंबर 1927 में मद्रास में, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। तो ऐसी क्या खास बात थी, तो इस सेशन में जो है इस कमेटी का बायकॉट करने का फैसला लिया गया। तो ये सवाल बहुत आता है एग्ज़ाम में कि इस कमेटी का बायकॉट करने के लिए फ़ैसला किस सेशन में लिया गया। मतलब अब देखो ऑब्वियसली बात है, एग्ज़ाम में ईयर तो नहीं पूछेगा, क्योंकि 1927 में अगर साइमन कमीशन आया
तो बाइकॉट भी उसी ईयर होगा। तो यही पूछा जा सकता है कि भाई किस प्लेस पे हुआ, तो मद्रास में, और किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध किन्होंने किया और साइमन कमीशन का सपोर्ट किसने किया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये जो होता है एग्ज़ाम में ना MCQ के फॉर्म में दे दिया जाता है, 4 नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक जो होगा भाई सपोर्टर का होगा या फिर जो है बाइकआउट करने वालों का होगा, और मेंशन करना होगा कि इनमें से कौन है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जैसे साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया, तो भारत की जो लिबरल पार्टीज़ थी उन्होंने, स्वराज पार्टीज़ ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा जो मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाई गई थी। अब बात आती है भाई सपोर्ट किसने किया, तो उसमें थी यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में, जस्टिस पार्टी और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी, और हरिजन ऑर्गेनाइजेशन। इनके अकॉर्डिंगली चलो एटलीस्ट सुधार करने की पहल तो की जा रही है, चेक तो किया जा रहा है, बट इनके अकॉर्डिंगली कि नहीं भाई अगर इंडियन मेंबर्स हैं ही नहीं तो हम जो है साइमन कमीशन का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, हमने देखा जो मुस्लिम लीग है वो साइमन कमीशन के विरोध में थी। तो अब यहाँ हम क्लियर करते हैं कि मुस्लिम लीग में भी जो है कुछ लोग जो थे वो उसके सपोर्टर थे, साइमन कमीशन के सपोर्टर भी थे, और कुछ जो है विरोधी भी थे। जो विरोधी थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जो सपोर्टर थे वो थे मोहम्मद शफी। चलिए, अब हमने ये सब भी बात कर ली कि उनके पीछे आने के क्या मकसद थे, कैसे कमेटी फॉर्म की गई। अब बात करते हैं कमेटी के जो हैं कमीशन के आने की। तो 8 नवंबर 1927 में जो है साइमन कमीशन का जो है गठन होता है। अब वो फॉर्म हो जाती है, और 3 फरवरी 1928 में ये भारत के बॉम्बे में पहुंच जाती है। अभी हम बात करें कि अब वो कहाँ कहाँ जाती है, हम एक छोटा सा फैक्ट और पढ़ लेते हैं कि जो 1928 था, जिस वक्त जो है साइमन कमीशन बेसिकली भारत आया था, उसी समय जो है गुजरात में एक स्थान है वारदोली, वहाँ पे जो है किसानों को जमींदारों द्वारा अधिक लगान वसूल करने की वजह से जो है उत्पीड़न हो रहा था। उसमें वहाँ पे जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किसानों को संगठित करके वारदोली सत्याग्रह किया था। तो बेसिकली जहाँ साइमन कमीशन यहाँ आया उस समय जो है गुजरात में वारदोली सत्याग्रह हो रहा था, किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई जब ये भारत में बम्बई में आई ये कमीशन, तो लोगों ने जो है खूब प्रोटेस्ट किया, और इवन यहाँ तक कि नारा दिया गो बैक साइमन। काले झंडों के साथ भी प्रोटेस्ट किया, पर वो फिर भी जो है ये कमीशन जो है अपना काम करती रही, अपना दौरा जो है भारत का करती रही। फिर उसके बाद में वो दिल्ली आई, यहाँ तक दिल्ली के जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें इनका स्वागत करने से भी इनकार कर दिया गया। अब वहीं जो है 30 अक्टूबर 1928 में अब वो भारत के लाहौर में पहुँचती थी। ठीक है, उस समय जो है नौजवान सभाओं के साथ जो भगत सिंह की थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का अड्डा, और लाला लाजपत राय वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। तो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ का जो SP था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेम्स ए स्कॉट, उसने जो है लाठीचार्ज करवा दी, जो जिसके आदेश की वजह से जो है लाला लाजपत राय जी के सर पर जो है लाठी लगने से उनकी कुछ समय बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है आगे हम जो हमने पार्ट 2 छोड़ा है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के फेज़ 2 का पार्ट 2, उसमें हम ये सारे इंसिडेंट पढ़ेंगे कि जब अब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो इसके बदले के तौर पे जो है भगत सिंह द्वारा जो है प्लानिंग करके जो ये जेम्स ए स्कॉट है इसको मरवाने की, इसकी हत्या करने की जो है कोशिश की जाती है। बट एक्चुअल में इसकी जगह पे जो है एक दूसरे जो इनके असिस्टेंट थे, वो जो सांडस थे, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है ये हम जब अपना फेज़ 2 का पार्ट 2 वीडियो जब कवर करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, तो इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम जो है साइमन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जो है इसी तरह जो है वो लखनऊ तक भ्रमण करती है।
जहाँ पे नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पंत जो हैं इस कमीशन का जो है विरोध करते हैं। तो ओवरऑल इतना विरोध होने के बावजूद भी साइमन कमीशन ने भारत का जो है साइमन ने दो बारी जो है दौरा कर लिया और 27 में 1930 तक जो है अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया। अब तक तो हमने सारी बात की कि भाई कौन कौन से स्ट्रगल फेस किए साइमन कमीशन ने, कौन कौन मेंबर्स थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इतने स्ट्रगल के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की तो उसके अंदर उन्होंने क्या क्या मेंशन किया। तो उन्होंने मेंशन किया जो प्रांत है, प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया जाए और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो उत्तरदायी शासन जो थी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी वो तो लाई जाए, उसकी तो स्थापना होनी ही है। पर जो प्रांतों में प्रोविंस में डायरकी थी, जो मैंने अभी बात की थी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स की, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो है भारतीयों को मैंने बताया कि भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट डिवीज़न जो है काफ़ी ज़्यादा बायस था और जो था भी तो उसमें जो है इंडियन मिनिस्टर्स को पावर नहीं थी। इसीलिए जो है अब एट द एंड जो ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, केंद्रीय शासन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो सेंट्रल लेवल पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट रहेगा। बाकी जो प्रोविंस में डायरकी थी उसका एंड कर दिया जाएगा। और क्या बात हुई कि भारत के लिए जो है एक संघीय संविधान, बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना होगी, जिसमें इंडियंस को सेंट्रल पोजीशन में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। बट रही बात प्रोविंसेस की, वहाँ पे मिलेगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की जाएगी। मतलब एक तरह से जैसे आज के जो कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका है उस तरीके से। तो आगे जो है जो उच्च न्यायालय था भारत का वो जो है अब भारतीय सरकार के अधीन कर दिया जाएगा और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के लिए जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल जो हैं कुछ विशेष अधिकार अपने पास रखेंगे। और क्या है, वर्मा जो था, वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो ये तो एकदम सेपरेट हो गया। और वहीं जो सिंध से बम्बई निकाल दिया जाएगा और बिहार और बंगाल को उड़ीसा से अलग कर दिया जाएगा। तो ये तो अलग किए गए सिंध और उड़ीसा, पर वर्मा को तो एक अलग ही देश, अलग ही मतलब कॉर्नर कर दिया और सिंध से बम्बई निकाल दिया, उड़ीसा से बिहार और बंगाल से अलग कर दिया, उड़ीसा निकाल दिया, ठीक है। और क्योंकि और क्या बात हुई कि जो ये हर 10 साल में एक संवैधानिक विकास के लिए जांच समिति बनती है, उस पे ये क्लियर किया गया कि भाई वो बार बार ना हो और सीधा बस एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हो। और बात की गई कि जो गोलमेज सम्मेलन है उसकी स्वीकृति दी गई। जो स्वराज पार्टी की डिमांड थी कि जो है हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चाहिए, जिससे जो है जो एक पर्सन है उसका डोमिनेंस ना दिखे। जैसे अब देखो इस तरीके से टेबल होती है तो जो इधर वाला पर्सन बैठता है वो डोमिनेटेड होता है, यहाँ बाकी मेंबर्स बैठ गए तो ये जो है सेंटर बन जाता है। बट अगर सर्कल में जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन डोमिनेंस, किसकी डोमिनेंस रहेगी। तो फैसले बेटर हो पाएंगे और सबकी बातें सुनी जाएंगी, बोली जाएंगी, कोई भी डोमिनेटेड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो है डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। इवन यहाँ तक ये भी है जो सिफारिश की गई थी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका या विधायिका के बीच की शक्तियों को पूरी तरह से अलग करने की, पृथकीकरण करने की। और क्या बात की गई, जो रिपोर्ट में मताधिकार का विस्तार करने की बात की, बेसिकली वोटिंग के लिए जो 3% पॉपुलेशन कर रही थी अब वो कम से कम जो है 10% पॉपुलेशन करे। आगे क्या बात हुई कि प्रांतीय विधान मंडलों में जो है बेसिकली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। ऑब्वियस सी बात है, अब जब वो यहाँ पर जो है लिस्ट हटा रहे हैं और मेंबर्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे फंक्शन बेटर रन करने के लिए, तो जो है मेंबर्स बढ़ा दिए गए। और यहाँ तक जो है फंडामेंटल राइट्स दिए जाने की बात हुई। मतलब
जो पृथक निर्वाचन मंडल है जो हमने देखा था 1909 में दिया गया, 1919 में दिया गया अलग अलग लोगों को, तो वो जो है बरकरार रखा जाएगा तब तक जब तक हिंदू मुस्लिम तनाव कम नहीं हो जाता। एट द एंड अगर हम बोले तो इस कमीशन का विरोध तो खूब हुआ, पर फिर भी जो है 1935 का जो अधिनियम आएगा आगे, उसमें काफ़ी सारी बातें जो हैं साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट से भी ली जाएगी। और यहाँ तक कि आगे हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की, तो उसकी भी बातें जो हैं, उसकी नेहरू रिपोर्ट की बातें, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और जो कॉन्फ्रेंसेस होंगी ये जो अभी हमने पढ़ी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो उनकी रिपोर्ट्स मिलकर जो है 1935 का अधिनियम बनाएंगे। और 1935 का अधिनियम जो था वो जो है आज के हमारे वर्तमान भारतीय संविधान की एक तरह से नींव भी है, और उसका काफ़ी सारा पार्ट जो है इस अधिनियम से लिया गया था। तो अब बात आती है कि इसका जो क्रिटिसिज्म था वो कैसा था। तो भाई शिव स्वामी अय्यर ने बोला कि इसे ये तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक भी नहीं है, ये इतना फालतू कमीशन रिपोर्ट थी कि इसे तो रद्दी में भी फेंकोगे ना बेइज्जती है, ये उनका क्रिटिसिज्म था। ऐसे ही जो लॉर्ड इरविन था उन्होंने कहा था फाइंडिंग ऑफ दिस कमीशन वर लैकिंग इन द इमेजिनेशन, कि उनके पास में इमेजिनेशन की कमी है। तो ओवरऑल जो है वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था लॉर्ड बर्किंघम, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जो हैं भारतीयों की इंसल्ट करने के लिए उन्होंने चैलेंज किया कि भारत जो है भारतीय लोग हैं वो संविधान नहीं बना सकते, तो इसीलिए जो है आप ऐसा संविधान बना कर दिखाइए जो सब लोगों द्वारा जो है एक्सेप्टेड हो। तो इस चैलेंज को लिया किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने, और अपनी एक रिपोर्ट पेश की जो कि नेहरू रिपोर्ट थी, जो मैंने अभी बात करी कि नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये सब मिलके जो है 1935 के अधिनियम में कन्वर्ट होती हैं। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस पे होने वाला है? ऑब्वियसली बात है नेहरू रिपोर्ट पे होने वाला है, जब अब इन्होंने जो है चैलेंज किया है लॉर्ड बर्किंघम ने, जो है बर्कहैंड ने। तो अब जो है मोतीलाल नेहरू अपनी एक कमेटी बनाते हैं और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें, अपने कमेंट्स फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।